नमस्कार छात्रों, कक्षा में आपका स्वागत है। इस अध्याय में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 एप्लीकेशन की बुनियादी स्प्रेडशीट कौशल सीखेंगे। इस अध्याय में कवर किए जाने वाले टॉपिक हैं एक्सेल का परिचय, बेसिक यूजर इंटरफेस, शीट और वर्कबुक कॉन्सेप्ट, एक्सेल की मूल बातें, एमएस एक्सेल में एक नई वर्कबुक बनाना, एक नया वर्कशीट बनाना, सेव और सेव एज, जीयूआई और शॉर्टकट का उपयोग कर एक्सेल शीट खोलना, होम टैब का इस्तेमाल कर रो, कॉलम और सेल में कार्य करना, कमांड ग्रुप जैसे क्लिपबोर्ड ग्रुप, फॉन्ट ग्रुप, अलाइनमेंट, नंबर ग्रुप, स्टाइल ग्रुप, सेल ग्रुप, एडिटिंग ग्रुप, बेसिक फॉर्मूला और फंक्शन, पेन को फ्रीज और स्प्लिट करना, वर्कशीट या वर्कबुक प्रिंट करना, प्रिंटिंग के स्केलिंग विकल्प एवं एक्सेल में प्रिंट टाइटल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, मैक ओएस एक्स और आईओएस के लिए माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित एक स्प्रेडशीट एप्लीकेशन है। यह डेटा स्टोर करने, ऑर्गेनाइज करने और डेटा का विश्लेषण करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें गणना, ग्राफिकल टूल, पाइवोट टेबल और विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन यानी वीबीए नामक एक मैक्रो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट का ही एक हिस्सा है। बेसिक यूजर इंटरफेस। आइए पहले माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 के बेसिक यूजर इंटरफेस को समझते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 इंटरफेस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 के जैसा ही है, जिसमें कस्टमाइज किए जा सकने वाले टैब और कमांड ग्रुप होते हैं। एक्सेल 2010 में आप कस्टम टैब और ग्रुप बना सकते हैं और पहले से निर्मित टैब और ग्रुप का क्रम बदल सकते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि एक्सेल में कुछ अतिरिक्त टैब और कमांड ग्रुप होते हैं जो स्प्रेडशीट में गणना के लिए उपयोगी होते हैं। एक्सेल 2010 के बुनियादी यूजर इंटरफेस का डेमो देखते हैं। सबसे ऊपर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 का जैसा रिबन देख सकते हैं, जो विभिन्न टैब और कमांड ग्रुप से मिलकर बना होता है। इस रिबन में वे सभी कमांड होते हैं जिसकी आपको एक्सेल 2010 में किसी भी कार्य को करने में आवश्यकता होगी। यहां कई टैब में कई कमांड ग्रुप्स होते हैं जो आवश्यकता के अनुसार कस्टमाइज किए जा सकते हैं। कुछ ग्रुप्स में दाईं ओर नीचे एक तीर का निशान होता है, जिस पर क्लिक करने पर डायलॉग बॉक्स लॉन्चर खुलता है, जिसमें दी गई कमांड के अतिरिक्त कुछ और विकल्प होते हैं। रिबन के ऊपर क्विक एक्सेस टूल बार होता है। रिबन के ऊपर क्विक एक्सेस टूल बार होता है, जिससे आप अक्सर काम में लिए जाने वाले कमांड को एक्सेस कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी टैब पर हों। डिफॉल्ट रूप से इसमें सेव, अंडू और रीडू कमांड रहते हैं। आपके लिए और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए आप इसमें अन्य कमांड भी जोड़ सकते हैं। नेम बॉक्स आपको एक चयनित सेल का नाम या लोकेशन बताता है जब आप एक सेल पर कार्य कर रहे होते हैं। उदाहरण के लिए कॉलम सी की 5वीं रो पर नेम बॉक्स C5 प्रदर्शित करेगा। नेम बॉक्स के आगे फॉर्मूला बार होता है, जहां आप डेटा, एक फॉर्मूला या एक फंक्शन दर्ज हुए एडिट कर सकते हैं, जो एक विशेष सेल में दिखाई देगा। जब एक सेल चयनित रहता है और आप फॉर्मूला बार में कोई डेटा दर्ज करते हैं, तो वह उस सेल में प्रदर्शित होगा। एक कॉलम उन सेल का एक समूह होता है जो पेज पर शीर्ष से नीचे तक होते हैं। एक्सेल 2010 में कॉलम अंग्रेजी के अल्फाबेट से पहचाने जाते हैं। जब आप कॉलम के हेडर पर क्लिक करते हैं, उस कॉलम के अंतर्गत सभी सेल हाईलाइट हो जाते हैं। इसी तरह एक रो उन सेल का एक समूह होता है जो पेज पर बाएं से दाएं तक होते हैं और संख्या के द्वारा पहचाने जाते हैं। जब आप रो के हेडर पर क्लिक करते हैं, उस रो के अंतर्गत सभी सेल हाईलाइट हो जाते हैं। एक्सेल एप्लीकेशन के शीर्ष पर आप टाइटल बार देख सकते हैं, जिस पर वर्कबुक का नाम होता है, और एप्लीकेशन के सबसे नीचे आप स्टेटस बार देख सकते हैं, जिस पर रेडी लिखा रहता है।
स्टेटस बार को उस पर राइट क्लिक करके और इच्छित विकल्पों का चयन कर कस्टमाइज किया जा सकता है। स्टेटस बार के दाहिने छोर पर आप देख सकते हो कि एक्सेल 2010 में 3 व्यू विकल्प होते हैं: नॉर्मल व्यू, पेज लेआउट व्यू और पेज ब्रेक प्रीव्यू। डिफॉल्ट रूप से नॉर्मल व्यू सक्रिय रहता है और हाइलाइटेड होता है। पेज लेआउट व्यू का उपयोग कर आप अपने वर्कशीट को पृष्ठों में विभाजित कर सकते हैं और पेज ब्रेक व्यू का उपयोग कर आप पूरी वर्कशीट का पूर्वावलोकन कर ये देख सकते हैं कि पेज ब्रेक कहां जोड़ा गया है। पेज ब्रेक को व्यू में संशोधित भी किया जा सकता है। जूम स्लाइडर का उपयोग कर आप अपने स्प्रेडशीट में जूम इन या जूम आउट कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्क्रॉल बार भी उपलब्ध होते हैं, जिससे आप विभिन्न सेल में स्क्रॉल कर सकते हैं जब डेटा डिस्प्ले स्क्रीन से बाहर के सेल में दर्ज रहता है। एक्सेल रिबन कस्टमाइज करना। रिबन कस्टमाइज करने के लिए उस पर राइट क्लिक करें और कस्टमाइज द रिबन पर क्लिक करें। रिबन नए कस्टम टैब ग्रुप के लिए कमांड जोड़कर कस्टमाइज किया जा सकता है। एक्सेल रिबन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना। एक्सेल रिबन को मिनिमाइज करने के लिए एप्लीकेशन विंडो में शीर्ष दाएं कोने पर दिए गए तीर पर क्लिक करें। रिबन को मैक्सिमाइज करने के लिए फिर से उसी तीर पर क्लिक करें। बैकस्टेज व्यू। आप फाइल टैब पर क्लिक करने के बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का बैकस्टेज व्यू देख सकते हैं। ऑफिस बैकस्टेज व्यू आपको शीट सेव करने, खोलने, प्रिंट करने और शेयर करने के बहुत विकल्प प्रस्तुत करेगा, जिसका डेमो आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अध्याय में आपके लिए प्रदर्शन दस्तावेज साझा करने के लिए विकल्प देता देखा। बैकस्टेज व्यू में उपलब्ध विभिन्न विकल्पों में हैं सेव, सेव एज, ओपन, क्लोज, इन्फो, रीसेंट, न्यू, प्रिंट, सेव एंड सेंड, हेल्प, ऑप्शन और एग्जिट। शीट और वर्कबुक की अवधारणा। वर्कबुक के संगठक। एक एक्सेल दस्तावेज को वर्कबुक कहा जाता है, जिसमें एकाधिक वर्कशीट और चार्ट्स हो सकते हैं। जब आप एक नई वर्कबुक खोलते हैं तो इसमें डिफॉल्ट रूप से 3 वर्कशीट शामिल होती हैं। यदि आवश्यक हो तो आप 3 से अधिक वर्कशीट भी जोड़ सकते हैं। अधिक वर्कशीट जोड़ने के लिए आपको बस शीट 3 के आगे दिए गए इंसर्ट शीट आइकन पर क्लिक करना होता है, या आप शिफ्ट के साथ F11 की शॉर्टकट इस्तेमाल कर सकते हैं, जो एक अतिरिक्त वर्कशीट जोड़ देता है। एक वर्कशीट में एक्सेल 2010 में कुल 1,48,575 रो और 16,384 कॉलम होते हैं। सेल। सेल। चलो अब समझते हैं कि एक सेल होता क्या है। एक सेल MS एक्सेल की सबसे छोटी इकाई है जहां हम डेटा स्टोर करते हैं, और यह मूल रूप से रो और कॉलम का इंटरसेक्शन होता है। उदाहरण के लिए बाईं ओर के सबसे ऊपर के सेल का पता A1 होता है, जिसमें एक कॉलम को दर्शाता है और एक रो की संख्या को दर्शाता है। MS एक्सेल 2010 में एक सेल में बहुत सारी अलग अलग वस्तुओं को शामिल कर सकते हैं। एक्सेल की मूल बातें। MS एक्सेल में एक नई वर्कबुक बनाना। MS एक्सेल में एक नई वर्कबुक बनाने के लिए स्टार्ट बटन पर क्लिक करें, ऑल एप्लीकेशन पर क्लिक करें, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर क्लिक करें और उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल 2010 वे फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन पर क्लिक करें। उसके बाद न्यू पर क्लिक करें, ब्लैंक वर्कबुक पर क्लिक करें। डिफॉल्ट रूप में एक्सेल एक ब्लैंक वर्कबुक खोलता है। एक नया वर्कशीट बनाना। एक नई वर्कशीट बनाना। MS एक्सेल में एक नई वर्कशीट बनाना बहुत सरल है। जैसा कि पहले बताया गया है, डिफॉल्ट रूप से प्रत्येक नए एक्सेल वर्कबुक में 3 वर्कशीट होती हैं। शीट 1, शीट 2 और शीट 3 नाम से 3 टैब एक्सेल वर्कबुक में नीचे दिखाई देते हैं,
जो अलग अलग वर्कशीट दर्शाती है। एक नई वर्कशीट जोड़ने के लिए बस शीट 3 टैब के आगे दिए गए टैब पर क्लिक करें। आप वर्कशीट को राइट क्लिक कर रीनेम का प्रयोग कर नाम भी परिवर्तित कर सकते हैं। इसी तरह वर्कशीट को डिलीट किया जा सकता है, कॉपी किया जा सकता है या उसी वर्कबुक अथवा नई वर्कबुक में एक नई पोजीशन पर ले जाया जा सकता है। दो या दो से अधिक वर्कशीट को ग्रुप भी किया जा सकता है। अगर आप चाहते हैं कि एक वर्कशीट में किया गया परिवर्तन एक से अधिक वर्कशीट में रिफ्लेक्ट हो। वर्कशीट को ग्रुप करने के लिए पहली वर्कशीट का चयन करें, कंट्रोल की दबाए रखें और अन्य वर्कशीट का चयन करें जिन्हें ग्रुप किया जाना है और उसके बाद कंट्रोल को रिलीज करें। सेव और सेव एज। वर्कशीट बनाना। एक नई वर्कशीट बनाना। एमएस एक्सेल में एक नई वर्कशीट बनाना बहुत सरल है। जैसा कि पहले बताया गया है, डिफॉल्ट रूप से प्रत्येक नए एक्सेल वर्कबुक में 3 वर्कशीट होती हैं। शीट 1, शीट 2 और शीट 3 नाम से 3 टैब एक्सेल वर्कबुक में नीचे दिखाई देते हैं, जो अलग अलग वर्कशीट दर्शाती है। एक नई वर्कशीट जोड़ने के लिए बस शीट 3 टैब के आगे दिए गए टैब पर क्लिक करें। आप वर्कशीट को राइट क्लिक कर रीनेम का प्रयोग कर नाम भी परिवर्तित कर सकते हैं। इसी तरह वर्कशीट को डिलीट किया जा सकता है, कॉपी किया जा सकता है या उसी वर्कबुक अथवा नई वर्कबुक में एक नई पोजीशन पर ले जाया जा सकता है। दो या दो से अधिक वर्कशीट को ग्रुप भी किया जा सकता है। अगर आप चाहते हैं कि एक वर्कशीट में किया गया परिवर्तन एक से अधिक वर्कशीट में रिफ्लेक्ट हो। वर्कशीट को ग्रुप करने के लिए पहली वर्कशीट का चयन करें, कंट्रोल की दबाए रखें और अन्य वर्कशीट का चयन करें जिन्हें ग्रुप किया जाना है और उसके बाद कंट्रोल को रिलीज करें। सेव और सेव एज। डिफॉल्ट रूप से एक्सेल 2010 .xlsx फॉर्मेट में नई वर्कबुक सेव करता है। वर्कबुक बनाने के बाद इसे बाद में एक्सेस करने के लिए कंप्यूटर पर सेव किया जा सकता है। एक नवनिर्मित वर्कबुक सेव करने के लिए फाइल टैब पर जाएं और सेव एज पर क्लिक करें। एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा। वांछित नाम के साथ वांछित स्थान पर वर्कबुक को सेव कर लें। एक नवनिर्मित वर्कबुक के लिए सेव और सेव एज दोनों एक जैसी ही हैं, क्योंकि उस वर्कबुक को पहले से स्थानीय ड्राइव पर सेव नहीं किया गया। एक मौजूदा वर्कबुक को सेव करने के लिए क्विक एक्सेस टूलबार से सेव कर क्लिक करें या कंट्रोल एस दबाएं। डिफॉल्ट रूप से एक्सेल 2010 हर 10 मिनट में अपने आप सेव करता है। अगर आप 10 मिनट से कम के लिए एक वर्कबुक की एडिटिंग करते हैं तो एक्सेल उसका ऑटो सेव वर्जन नहीं बनाता। कंपैटिबिलिटी मोड। कभी कभी हमें ऐसी स्प्रेडशीट्स पर काम करने की जरूरत हो सकती है जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के पूर्व संस्करणों में बनाया गया था, जैसे एक्सेल 2007 या एक्सेल 2003। जब आप इन दस्तावेजों को खोलते हैं वे कंपैटिबिलिटी मोड में दिखाई देते हैं। कंपैटिबिलिटी मोड में स्वतः ही कुछ फीचर निष्क्रिय हो जाते हैं, इसीलिए कुछ कमांड ऐसे दस्तावेजों में उपलब्ध नहीं होते। आप एक्सेल 2010 के सभी फीचर्स को सक्रिय करने के लिए वर्कबुक को वर्तमान संस्करण में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप एक्सेल 2010 या 2007 का उपयोग कर किसी के साथ भी अपने दस्तावेजों को साझा कर सकते हैं, क्योंकि वे एक ही फाइल फॉर्मेट .xlsx एक्सटेंशन के साथ का उपयोग करते हैं। हालांकि एक्सेल के पूर्व संस्करणों में एक अलग फाइल फॉर्मेट एक्सटेंशन .xls का इस्तेमाल होता था। इसलिए अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ एक्सेल शीट साझा करना चाहते हैं जो पुराना एक्सेल इस्तेमाल करता हो, तो आपको एक्सेल शीट को एक्सेल 97 2003 वर्जन में सेव करने की आवश्यकता पड़ेगी। चलो अब ये देखते हैं कि यह किया कैसे जाता है। कंपैटिबिलिटी मोड में सेव करने के लिए फाइल पर जाएं, सेव एज विकल्प का चयन करें, फाइल नेम टाइप करें और एक्सेल को कंपैटिबल फॉर्मेट में सेव करने के लिए सेव एज टाइप विकल्प चुनें। ड्रॉप डाउन में उपलब्ध एक्सेल 97 2003 वर्कबुक विकल्प चुनें। सेव बटन पर क्लिक करें। वर्कबुक के टाइटल बार में शीर्ष पर कंपैटिबिलिटी मोड ब्रैकेट में लिखा प्रदर्शित होगा।
एक्सेल 2010 में ऑटो रिकवर मैनेज वर्जन फीचर। एक्सेल 2010 में ऑटो रिकवर मैनेज वर्जन फीचर एक्सेल आपके वर्कशीट में किए गए काम को ऑटोमेटिक रूप से एक अस्थायी फोल्डर में सेव करता है। यदि आप अपने परिवर्तन या कार्य को सेव करना भूल जाते हैं और एप्लीकेशन क्रैश हो जाता है, तो आप ऑटो सेव फाइल को रिकवर कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए आप वह वर्कबुक खोलें जिसे आप सेव नहीं कर पाए थे। बैकस्टेज व्यू में इन्फो पर क्लिक करें। यदि आपकी फाइल के ऑटो सेव वर्जन होंगे तो वे वर्जन्स लिंक के तहत दिखाई देंगे। इसे खोलने के लिए फाइल पर क्लिक करें। डिफॉल्ट रूप से एक्सेल हर 10 मिनट में ऑटो सेव करता है, पर अगर आप 10 मिनट से कम के लिए किसी वर्कबुक में कार्य करते हैं तो एक्सेल आपके किए गए कार्य को ऑटो सेव नहीं करता। वर्जन ऑटो रिकवर करने के लिए फाइल टैब पर क्लिक करें, इन्फो का चयन करें, मैनेज वर्जन लिंक ढूंढकर उस पर क्लिक करें और फिर रिकवर अनसेव्ड डॉक्यूमेंट विकल्प पर क्लिक करें। सही फाइल का नाम चुनें। अगर डॉक्यूमेंट का कोई ऑटो सेव वर्जन उपलब्ध नहीं है तो यहां पर कुछ भी प्रदर्शित नहीं होगा। पीडीएफ के रूप में सेव करना। आप एक एक्सेल फाइल को पीडीएफ जैसे अन्य फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं। पीडीएफ के रूप में सेव करने के लिए फाइल टैब पर क्लिक करें, सेव एज पर क्लिक करें। सेव एज टाइप ड्रॉप डाउन मेन्यू में पीडीएफ का चयन करें। उस स्थान का चयन करें जहां आप दस्तावेज को कंप्यूटर पर सेव करना चाहते हैं। दस्तावेज के लिए वांछित नाम दर्ज करें। आप प्रदर्शित ऑप्टिमाइज विकल्प में से एक का चयन करके अपनी आवश्यकताओं के अनुसार पीडीएफ को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। विकल्प में स्टैंडर्ड पब्लिशिंग और मिनिमम साइज होते हैं। दूसरा विकल्प चुनने से आपकी पीडीएफ का साइज कम हो जाएगा, लेकिन आउटपुट की गुणवत्ता कम हो सकती है और ये प्रिंट आउट के लिए बहुत अच्छी क्वालिटी नहीं होती। सेव बटन पर क्लिक करें। आपकी वर्कबुक पीडीएफ फाइल फॉर्मेट में सेव हो जाएगी। पब्लिश होने के बाद पीडीएफ फाइल स्वतः ही खुल जाएगा अगर आपने सेव करते समय इस विकल्प का चयन रद्द नहीं किया होगा तो। जीयूआई और शॉर्टकट का उपयोग कर एमएस एक्सेल 2010 खोलना। एक मौजूदा फाइल को खोलने के लिए स्टार्ट बटन पर क्लिक करें। ऑल एप्लीकेशन पर क्लिक करें, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर क्लिक करें और उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल 2010 पर क्लिक करें। ओपन का चयन करें। खुले डायलॉग बॉक्स में वांछित फाइल के फोल्डर पर जाएं और उसके बाद फाइल को डबल क्लिक करें। टैब का उपयोग कर रो, कॉलम और सेल में कार्य करना। होम टैब के तहत उपलब्ध विभिन्न कमांड ग्रुप्स का उपयोग कर एक सेल की फॉर्मेटिंग की जा सकती है। डिफॉल्ट रूप से एक वर्कबुक वर्कशीट की सभी रो और कॉलम की ऊंचाई और चौड़ाई बराबर होती है। इसे होम टैब में सेल कमांड ग्रुप में उपलब्ध फॉर्मेट ऑप्शन का उपयोग कर उपयोगकर्ता की आवश्यकताओं के अनुसार बदला जा सकता है। नई रो, कॉलम या वर्कशीट होम टैब के तहत उपलब्ध इंसर्ट मेन्यू का उपयोग कर इंसर्ट किए जा सकते हैं। किसी विशेष रो, कॉलम या वर्कशीट पर राइट क्लिक कर भी नए इंसर्ट करने का विकल्प दिखाई देता है। इसी तरह यदि जरूरी हुआ तो रो, कॉलम या सेल को डिलीट भी किया जा सकता है। सेल कंटेंट की फॉर्मेटिंग। होम टैब के तहत उपलब्ध क्लिपबोर्ड ग्रुप, फॉन्ट ग्रुप, अलाइनमेंट ग्रुप, नंबर ग्रुप, स्टाइल, सेल, एडिटिंग इत्यादि फॉर्मेटिंग विकल्पों का उपयोग कर सेल कंटेंट को फॉर्मेट किया जा सकता है। क्लिपबोर्ड ग्रुप कमांड। क्लिपबोर्ड ग्रुप कमांड। क्लिपबोर्ड में पेस्ट, कट, कॉपी, फॉर्मेट, पेंटर इत्यादि कमांड शामिल होते हैं। आप पूरे सेल या उनके कंटेंट को कहीं और ले जाने या उनकी प्रतिलिपि बनाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में कट व कॉपी कमांड का उपयोग कर सकते हैं। आप सेल से विशिष्ट कंटेंट या गुण कॉपी भी कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आप फॉर्मूला को कॉपी किए बिना एक फॉर्मूला के परिणाम को कॉपी कर सकते हैं या केवल फॉर्मूला भी कॉपी कर सकते हैं। चलो
अब इसे विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले हम सेल के चयन के तरीकों को समझते हैं। चयन करने के लिए एरो की या माउस का उपयोग किया जा सकता है। एक सिंगल सेल का चयन करने के लिए सेल पर क्लिक करें या सेल पर जाने के लिए एरो की का इस्तेमाल करें। सेल की रेंज का चयन करने के लिए रेंज में पहले सेल को क्लिक करें और अंतिम सेल तक खींचें, या शिफ्ट की दबाकर एरो की के माध्यम से आप चयन का विस्तार कर सकते हैं। आप रेंज में पहले सेल का चयन कर और फिर F8 दबाकर एरो की का उपयोग करके भी चयन का विस्तार कर सकते हैं। चयन विस्तार रोकने के लिए फिर से F8 की दबाएं। सेल की एक बड़ी रेंज में पहले सेल पर क्लिक करें और उसके बाद शिफ्ट की दबाकर रखें। जब आप रेंज के अंतिम सेल पर पहुंच जाएं, तो उस पर क्लिक करें। आप अंतिम सेल तक देखने के लिए स्क्रॉल भी कर सकते हैं। किसी वर्कशीट पर सभी सेल्स का चयन करना। सेलेक्ट ऑल बटन पर क्लिक करें। संपूर्ण वर्कशीट का चयन करने के लिए आप कंट्रोल ए भी दबा सकते हैं। यदि वर्कशीट में डेटा है तो कंट्रोल ए वर्तमान क्षेत्र का चयन करता है। कंट्रोल ए दूसरी बार दबाने पर संपूर्ण वर्कशीट का चयन हो जाता है। नॉन एडजेसेंट सेल या सेल रेंज का चयन करना। पहले सेल या सेल की रेंज का चयन करें और फिर कंट्रोल दबाएं और फिर अन्य सेल या रेंज का चयन करें। आप पहले सेल या सेल की रेंज का चयन भी कर सकते हैं और फिर नॉन एडजस्टमेंट सेल या सेल रेंज का चयन करने के लिए शिफ्ट प्लस F8 दबाएं। चयन रोकने के लिए फिर प्रेस करें शिफ्ट F8। एक पूरी रो या कॉलम का चयन करना। रो या कॉलम के शीर्ष या हेडिंग पर क्लिक करें। कंट्रोल ए दूसरी बार दबाने पर संपूर्ण वर्कशीट का चयन हो जाता है। नॉन एडजेसेंट सेल या सेल रेंज का चयन करना। पहले सेल या सेल की रेंज का चयन करें और फिर कंट्रोल दबाएं और फिर अन्य सेल या रेंज का चयन करें। आप पहले सेल या सेल की रेंज का चयन भी कर सकते हैं और फिर नॉन एडजस्टमेंट सेल या सेल रेंज का चयन करने के लिए शिफ्ट प्लस F8 दबाएं। चयन रोकने के लिए फिर प्रेस करें शिफ्ट F8। एक पूरी रो या कॉलम का चयन करना। रो या कॉलम के शीर्ष या हेडिंग पर क्लिक करें। पहले आप सेल का चयन करें और फिर कंट्रोल शिफ्ट और एरो की द्वारा एक रो या कॉलम में सेल का चयन कर सकते हैं। एडजस्टमेंट रो या कॉलम हेडिंग को ड्रैग करें या पहले रो अथवा कॉलम का चयन करें और फिर शिफ्ट दबाकर अंतिम रो या कॉलम का चयन करें। नॉन एडजस्टमेंट रो या कॉलम चयन किए गए पहले रो या कॉलम के हेडिंग पर क्लिक करें और फिर जब आप अन्य रो या कॉलम हेडिंग पर क्लिक करें जिसका आपको चयन करना है, तो बटन को दबाए रखें। इसके अलावा आप माउस के उपयोग से ड्रैग करके भी वांछित सेल्स का चयन कर सकते हैं। सेल चयन को अन्य स्थान पर मूव करना। कट व पेस्ट के साथ एक सेल चयन को मूव करना। उस सेल का चयन करें जिसमें वह डेटा है जिसे आप मूव करना चाहते हैं। होम टैब पर क्लिपबोर्ड समूह में कट बटन यानी कैंची चिन्ह के साथ बटन पर क्लिक करें। वैकल्पिक रूप से कंट्रोल X भी आप प्रेस कर सकते हैं। इससे सेल चयन के चारों ओर एक मार्की दिखाई देता है और स्टेटस बार पर संदेश प्रदर्शित होता है। सेलेक्ट डेस्टिनेशन एंड प्रेस एंटर और चूज पेस्ट। डेस्टिनेशन रेंज के ऊपरी बाएं कोने के सेल पर क्लिक करने के लिए सेल कर्सर वहां ले जाएं। जब आप डेस्टिनेशन रेंज को चिन्हित करते हैं तो आपको चयनित सेल के शेप व आकार से मेल खाते सेलों का चयन करने की आवश्यकता नहीं होती। एक्सेल को केवल डेस्टिनेशन रेंज के ऊपरी बाएं कोने में सेल के स्थान पता करने की जरूरत होती है। एंटर प्रेस करें या कंट्रोल V से यह कार्य पूरा कर लें। वैकल्पिक रूप से आप होम टैब पर क्लिपबोर्ड ग्रुप में पेस्ट बटन पर क्लिक कर सकते हैं।
सेल कंटेंट पुरानी लोकेशन से गायब होकर नए लोकेशन पर दिखने लगेगा। एक सेल चयन को कॉपी करना अर्थात प्रतिलिपि बनाना। कॉपी और पेस्ट कमांड के साथ एक सेल चयन को कॉपी करने की प्रक्रिया कट और पेस्ट कमांड का उपयोग करने के जैसी ही है। कॉपी करने वाली रेंज का चयन करने के बाद आप होम टैब पर कॉपी बटन पर क्लिक करें या कंट्रोल सी दबाएं। कॉपी और पेस्ट कमांड व क्लिपबोर्ड के साथ एक चयन को कॉपी करने का एक लाभ यह भी है कि आप जानकारी कई बार पेस्ट कर सकते हैं। सिर्फ यह सुनिश्चित करें कि पहली प्रति बनाने के लिए एंटर प्रेस करने के बजाय आप रिबन के होम टैब पर पेस्ट बटन पर क्लिक करें या कंट्रोल वी दबाएं। जब आप अगले रेंज यानी जहां आप चयन की नकल करना चाहते हैं कि पहले सेल का चयन कर लें, पेस्ट कमांड को चुनें। जब आप आखिरी कॉपी बना लेते हैं तो यह बटन प्रेस करें। अगर आप यह भूलकर पेस्ट को चुनते हैं तो आप एस्केप की दबाकर मूल सेल रेंज के आसपास दिखने वाली मार्की हटा सकते हैं। जैसे ही आप होम टैब पर पेस्ट बटन पर क्लिक करते हैं या सेल प्रविष्टियों को कॉपी करने के लिए कंट्रोल वी दबाते हैं, एक्सेल पेस्ट रेंज के अंत में स्वयं के ड्रॉप डाउन बटन के साथ एक पेस्ट ऑप्शंस बटन प्रदर्शित करता है। बटन पर क्लिक कर आप पेस्ट प्रक्रिया को संशोधित करने के लिए क्या क्या विकल्प उपलब्ध हैं यह देख सकते हैं। उदाहरण के लिए आप केवल फॉर्मेटिंग कॉपी कर सकते हैं या कीप सोर्स कॉलम विड्थ का चयन कर कॉलम की चौड़ाई भी कॉपी कर सकते हैं। संपूर्ण सेल को कॉपी या मूव करना। जब आप एक सेल को कॉपी या मूव करते हैं, एक्सेल पूरे सेल को कॉपी या मूव करता है, जैसे फॉर्मूला और उनके परिणाम की वैल्यू, सेल फॉर्मेट और टिप्पणियों सहित। जिन सेल्स को कॉपी या मूव करना है उनका चयन करें। फॉर्मेट पेंटर। आप फॉर्मेट पेंटर का उपयोग जल्दी से टेक्स्ट, शेप और चित्रों के फॉर्मेट को अन्य चयनित टेक्स्ट, आकार या चित्र पर वही फॉर्मेटिंग अप्लाई करने के लिए कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आप जल्दी से एक चित्र के बॉर्डर को दूसरे चित्र में लगा सकते हैं या शेप फॉर्मेटिंग को एक से बहुत सारे शेप में अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्मेट पेंटर का प्रयोग आकृति यानी शेप, टेक्स्ट या वर्कशीट सेल का चयन करें जिसकी फॉर्मेटिंग आप कॉपी करना चाहते हैं। होम टैब पर क्लिपबोर्ड ग्रुप में फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करें। माउस पॉइंटर यानी कर्सर एक पेंट ब्रश जैसे आइकन में बदल जाता है। यदि आप एकाधिक चयनों पर फॉर्मेटिंग कॉपी करना चाहते हैं तो फॉर्मेट पेंटर बटन को एक क्लिक के बजाय डबल क्लिक करें। आकृति, टेक्स्ट या वर्कशीट सेल चुनें जिसकी फॉर्मेटिंग आप कॉपी करना चाहते हैं। एक सेल, कई सेल या सेल्स की एक रेंज पर फॉर्मेटिंग अप्लाई करने के लिए माउस पॉइंटर को सेल या सेल रेंज में ड्रैग करें। फॉर्मेटिंग रोकने के लिए एस्केप की प्रेस करें। आप जल्दी से कॉलम की चौड़ाई को भी कॉपी कर सकते हैं। एक कॉलम की चौड़ाई को दूसरे कॉलम में कॉपी करने के लिए पहले कॉलम के हेडर का चयन करें। फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करें और फिर उस कॉलम के हेडर पर क्लिक करें जिसमें आप पहले वाले की चौड़ाई कॉपी करना चाहते हैं। आप कॉलम की चौड़ाई को उस केस में कॉपी नहीं कर सकोगे जिसमें वह कॉलम एक मर्ज सेल का हिस्सा होगा। फॉन्ट ग्रुप कमांड। अब फॉन्ट ग्रुप के कमांड के कार्यों को समझते हैं। आप एक वर्कशीट में चयनित सेल या सेल की रेंज के लिए फॉन्ट या फॉन्ट आकार बदल सकते हैं। आप नई वर्कबुक में इस्तेमाल होने वाले डिफॉल्ट फॉन्ट और फॉन्ट आकार को भी बदल सकते हैं। फॉन्ट ग्रुप में कई कमांड होते हैं जैसे फॉन्ट और फॉन्ट आकार, बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन, बॉर्डर जोड़ना, फॉन्ट रंग बदलना, एक सेल या सेल के समूह के लिए रंग भरना इत्यादि। एक वर्कशीट में फॉन्ट या फॉन्ट आकार बदलना। सेल, सेल रेंज, टेक्स्ट या कैरेक्टर का चयन करें जिसे आप फॉर्मेट करना चाहते हैं। होम टैब पर फॉन्ट ग्रुप में फॉन्ट बदलने के लिए फॉन्ट बॉक्स में इच्छित फॉन्ट पर क्लिक करें। फॉन्ट आकार बदलने के लिए आप फॉन्ट आकार बॉक्स में जो फॉन्ट आकार चाहते हैं उसका चयन करें।
नई वर्कबुक के लिए डिफॉल्ट फॉन्ट या फॉन्ट आकार बदलना। नई वर्कबुक के लिए डिफॉल्ट फॉन्ट या फॉन्ट आकार बदलना। फाइल टैब पर क्लिक करें। एक्सेल के तहत ऑप्शन पर क्लिक करें। जनरल कैटेगरी में व्हेन क्रिएटिंग न्यू वर्कबुक में यूज दिस फॉन्ट में जो आप उपयोग करना चाहते हैं उस फॉन्ट पर क्लिक करें। फॉन्ट साइज बॉक्स में जो आप इस्तेमाल करना चाहते हैं वह फॉन्ट साइज आकार दर्ज करें। अपनी फाइल पर वापस लौटने के लिए किसी भी अन्य टैब पर क्लिक करें। सेल में बॉर्डर अप्लाई करना। पूर्व निर्धारित बॉर्डर स्टाइल का उपयोग करके आप जल्दी से सेल या सेल की एक रेंज के चारों ओर एक बॉर्डर लगा सकते हैं। पूर्व निर्धारित सेल बॉर्डर यदि आपकी आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते तो आप एक कस्टम बॉर्डर बना सकते हैं। जो सेल बॉर्डर आप लगाते हैं वह प्रिंटेड पेज में दिखाई देता है। यदि आप सभी सेल्स के लिए सेल बॉर्डर का उपयोग नहीं करते लेकिन चाहते हैं कि वर्कशीट ग्रिड लाइन बॉर्डर प्रिंटेड पेज पर दिखाई दे तो आप ग्रिड लाइंस प्रदर्शित कर सकते हैं। एक कस्टम सेल बॉर्डर बनाना। आप एक सेल स्टाइल बना सकते हैं जिसमें एक कस्टम बॉर्डर शामिल होता है और फिर जब आप चयनित सेल के आसपास कस्टम बॉर्डर प्रदर्शित करना चाहते हैं तो उस सेल स्टाइल को अप्लाई कर सकते हैं। होम टैब पर स्टाइल ग्रुप में सेल स्टाइल पर क्लिक करें। न्यू सेल स्टाइल पर क्लिक करें। स्टाइल नेम बॉक्स में नए सेल स्टाइल के लिए उपयुक्त नाम लिखें। फॉर्मेट पर क्लिक करें। बॉर्डर टैब पर लाइन के नीचे स्टाइल बॉक्स में लाइन स्टाइल पर क्लिक करें जिसे आप बॉर्डर के लिए उपयोग करना चाहते हैं। कलर बॉक्स में आप जिस रंग का प्रयोग करना चाहते हैं वह चुनें। एक कस्टम सेल स्टाइल अप्लाई करना। उस सेल का चयन करें जिसे आप कस्टम सेल बॉर्डर फॉर्मेट लगाना चाहते हैं। होम टैब पर स्टाइल ग्रुप में सेल स्टाइल पर क्लिक करें। कस्टम के अंदर उस सेल स्टाइल पर क्लिक करें जो आप अप्लाई करना चाहते हैं। सेल शेडिंग अप्लाई करना या हटाना। आप सेल में सॉलिड कलर या विशिष्ट पैटर्न के साथ शेडिंग डाल सकते हैं। आपने जो सेल शेडिंग लगाई है उसे प्रिंट करने में दिक्कत आ रही हो तो यह सुनिश्चित कर लें कि प्रिंट ऑप्शन सही ढंग से चुने गए हों। सेल में ठोस रंग भरना। आप जिस सेल में शेडिंग अप्लाई करना चाहते हैं या हटाना चाहते हैं उस सेल को सेलेक्ट करें। होम टैब पर फॉन्ट ग्रुप में यह कार्य करें। एक ठोस रंग से सेल को भरने के लिए फिल कलर के आगे दिए एरो पर क्लिक करें। फिर थीम कलर या स्टैंडर्ड कलर के अंदर इच्छित रंग पर क्लिक करें। एक कस्टम रंग से सेल को भरने के लिए फिल कलर के आगे दिए एरो पर क्लिक करें। मोर कलर्स पर क्लिक करें और फिर कलर्स डायलॉग बॉक्स में से इच्छित रंग का चयन करें। सबसे हाल ही में चयनित रंग अप्लाई करने के लिए सीधे फिल कलर पर क्लिक करें। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपके हाल ही में चयनित 10 कस्टम रंगों को सेव करता है। इन रंगों में से एक को तुरंत अप्लाई करने के लिए फिल कलर बटन इमेज के आगे वाले एरो पर क्लिक करें और फिर रीसेंट कलर पर क्लिक करें। यदि आप पूरे वर्कशीट के लिए भिन्न बैकग्राउंड कलर का उपयोग करना चाहते हैं तो अपना इच्छित रंग क्लिक करने से पहले सेलेक्ट ऑल बटन पर क्लिक करें। यह ग्रिड लाइंस को छुपा देगा लेकिन सभी सेल्स के आसपास सेल बॉर्डर्स को प्रदर्शित करके आप वर्कशीट पठनीयता को सुधार सकते हैं। अलाइनमेंट ग्रुप कमांड। एक्सेल में टेक्स्ट अलाइनमेंट बदलना। एक्सेल 2010 में टेक्स्ट या सेल कंटेंट को वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल तरीके से अलाइन किया जा सकता है। डिफॉल्ट रूप से सेल का टेक्स्ट लेफ्ट अलाइन होता है और संख्या राइट अलाइन होती है। सभी सेल बॉटम अलाइन का भी उपयोग करते हैं। आप होम टैब पर अलाइनमेंट ग्रुप से
अलाइनमेंट कमांड का इस्तेमाल कर एक सेल का अलाइनमेंट बड़ी आसानी से बदल सकते हैं। इसके अलावा आप अधिक विकल्पों के लिए फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स के अलाइनमेंट टैब का उपयोग कर सकते हैं। कुछ अलाइनमेंट विकल्प तो होम टैब में ही उपलब्ध हैं, जबकि अधिक विकल्प के लिए अलाइनमेंट ग्रुप के डायलॉग बॉक्स लॉन्चर का इस्तेमाल किया जा सकता है। अलाइनमेंट ग्रुप कमांड। एक्सेल में टेक्स्ट अलाइनमेंट बदलना। एक्सेल 2010 में टेक्स्ट या सेल कंटेंट को वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल तरीके से अलाइन किया जा सकता है। डिफॉल्ट रूप से सेल का टेक्स्ट लेफ्ट अलाइन होता है और संख्या राइट अलाइन होती है। सभी सेल बॉटम अलाइन का भी उपयोग करते हैं। आप होम टैब पर अलाइनमेंट ग्रुप से अलाइनमेंट कमांड का इस्तेमाल कर एक सेल का अलाइनमेंट बड़ी आसानी से बदल सकते हैं। इसके अलावा आप अधिक विकल्पों के लिए फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स के अलाइनमेंट टैब का उपयोग कर सकते हैं। कुछ अलाइनमेंट विकल्प तो होम टैब में ही उपलब्ध हैं, जबकि अधिक विकल्प के लिए अलाइनमेंट ग्रुप के डायलॉग बॉक्स लॉन्चर का इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसा करने के लिए सेल का चयन करें और माउस के दाएं बटन पर क्लिक करें। शॉर्टकट मेन्यू दिखाई देगा। स्टेप 2, शॉर्टकट मेन्यू में फॉर्मेट सेल पर क्लिक करें। फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा। स्टेप 3, फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स से अलाइनमेंट कमांड चुनें। स्टेप 4, अलाइनमेंट कमांड के तहत आप टेक्स्ट अलाइनमेंट ग्रुप में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के ड्रॉप डाउन सूची से अलग अलग विकल्प चुन सकते हैं। हॉरिजॉन्टल टेक्स्ट अलाइनमेंट। हॉरिजॉन्टल टेक्स्ट अलाइनमेंट। हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में सेल की चौड़ाई के अनुसार टेक्स्ट वितरित करने के लिए कई विकल्प होते हैं। 3 हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट विकल्प तो रिबन पर ही उपलब्ध होते हैं। लेफ्ट सेल के बाईं ओर सेल कंटेंट को अलाइन करता है। सेल का टेक्स्ट अगर चौड़ाई से बड़ा होता है तो टेक्स्ट पास वाले सेल में फैला हुआ प्रदर्शित होता है। अगर पास वाला सेल खाली नहीं है तो टेक्स्ट कटा हुआ दिखाई देता है। सेंटर सेल कंटेंट को सेल के मध्य में अलाइन करता है। सेल का टेक्स्ट अगर चौड़ाई से बड़ा होता है तो टेक्स्ट पास वाले सेल में फैला हुआ प्रदर्शित होता है। अगर आसपास का सेल खाली नहीं होता तो टेक्स्ट छोटा हो जाता है और पूरी तरह से दिखाई नहीं देता। राइट सेल के कंटेंट को दाईं ओर अलाइन करता है। सेल का टेक्स्ट सेल की चौड़ाई से ज्यादा होने पर टेक्स्ट बाईं ओर के सेल में फैल जाता है। अगर पास का बाईं ओर का सेल खाली नहीं होता तो टेक्स्ट छोटा हो जाता है और पूरी तरह से दिखाई नहीं देता। अन्य हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट विकल्प डायलॉग बॉक्स लॉन्चर का उपयोग कर देखे जा सकते हैं। इसमें उपलब्ध विकल्प होते हैं फिल। यह विकल्प सेल के कंटेंट को तब तक दोहराता है जब तक सेल की चौड़ाई भर नहीं जाती। जस्टिफाई। यह सेल के कंटेंट को सेल के बाएं और दाएं ओर बराबर करते हैं। यदि सेल का टेक्स्ट उसकी चौड़ाई की तुलना में बड़ा होता है तो यह विकल्प उसी सेल में नई लाइन शुरू कर देता है। सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन। यह सेल के कंटेंट को सेंटर कर देता है और टेक्स्ट बाएं और दाएं सेल की तरफ बराबर निकलता है। यह विकल्प सेल की चौड़ाई या सेल की ऊंचाई में बदलाव नहीं करता। डिस्ट्रीब्यूटेड। डिस्ट्रीब्यूटेड अलाइनमेंट विकल्प में सेल कंटेंट सेंटर में ही अलाइन रहता है और यह केवल सेल की ऊंचाई में परिवर्तन करता है, चौड़ाई में नहीं। वर्टिकल टेक्स्ट अलाइनमेंट। वर्टिकल टेक्स्ट अलाइनमेंट। वर्टिकल अलाइनमेंट में सेल की ऊंचाई के अनुसार टेक्स्ट वितरित करने के लिए कई विकल्प होते हैं। 3 वर्टिकल अलाइनमेंट विकल्प तो रिबन पर ही उपलब्ध होते हैं। टॉप सेल के ऊपरी ओर सेल कंटेंट को अलाइन करता है।
यह विकल्प रिबन में उपलब्ध होता है। सेंटर सेल कंटेंट को सेल की ऊंचाई के मध्य में अलाइन करता है। यह विकल्प भी रिबन में उपलब्ध होता है। बॉटम सेल कंटेंट को सेल की ऊंचाई के हिसाब से नीचे की ओर अलाइन करता है। यह विकल्प भी रिबन में उपलब्ध होता है। अन्य वर्टिकल अलाइनमेंट विकल्प डायलॉग बॉक्स लॉन्चर से एक्सेस किए जा सकते हैं। डायलॉग बॉक्स लॉन्चर में उपलब्ध विकल्प होते हैं। जस्टिफाई यह सेल के कंटेंट को सेल में वर्टिकली बराबर करता है। यदि सेल का टेक्स्ट पास वाले सेल में ओवरलैप करता है तो यह ऑप्शन टेक्स्ट को नई लाइन में करके वापस उसी सेल में ला देता है। अगर सेल रैप होते हैं तो भी यह एप्लीकेबल होता है। डिस्ट्रीब्यूटेड अलाइनमेंट विकल्प में सेल कंटेंट वर्टिकली सेंटर में अलाइन हो जाता है। यह केवल सेल की ऊंचाई में परिवर्तन करता है, चौड़ाई में नहीं। सेल मर्ज करना, मर्ज एंड सेंटर। सेल मर्ज करना, मर्ज एंड सेंटर। आप एक सिंगल सेल को विभाजित नहीं कर सकते, लेकिन आप उस सेल के ऊपर के सेल को मर्ज कर इस रूप में प्रकट कर सकते हैं कि वह विभाजित किया हुआ दिखाई दे। उदाहरण के लिए, आप सेल A2 को 3 भाग में विभाजित करना चाहते हैं, यानी आप सेल A1 को एक शीर्षक के रूप में उपयोग करना चाहते हैं। सेल A2 को विभाजित करना संभव नहीं है। आप A1, B1 और C1 को एक साथ मर्ज कर उसी के समान प्रभाव प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद आप सेल A2, B2, B और C2 में अपने डेटा दर्ज करें। ये 3 सेल ऐसे दिखेंगे कि आपने इन्हें एक बड़े सेल A1 जो कि शीर्षक है के नीचे विभाजित किया है। जब आप 2 या अधिक पास के हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल सेल्स को मर्ज करते हैं तो वे सेल एक बड़ा सेल बन जाते हैं जो एकाधिक रो या कॉलम में प्रदर्शित होते हैं। इस उदाहरण में मर्ज और सेंटर कमांड में टेक्स्ट मर्ज सेल में केंद्र में आ जाएगा। एडजस्टमेंट सेल मर्ज करना, एडजस्टमेंट सेल मर्ज करना। 2 या अधिक एडजस्टमेंट सेल को सेलेक्ट करें जिसे कि आप मर्ज करना चाहते हैं। होम टैब पर अलाइनमेंट ग्रुप में मर्ज सेंटर पर क्लिक करें। मर्ज सेल में टेक्स्ट अलाइनमेंट बदलने के लिए सेल का चयन करें और फिर होम टैब पर अलाइनमेंट ग्रुप में किसी भी उपयुक्त अलाइनमेंट कमांड पर क्लिक करें। अन्य सेल में फॉर्मूला संदर्भ मर्ज सेल के सेल रेफरेंस का उपयोग करने के लिए स्वचालित रूप से एडजस्ट हो जाता है। क्योंकि सॉर्टिंग में यह आवश्यक है, सभी सेल एक ही आकार का उपयोग कर रहे हैं, तो आप उस सेल रेंज को सॉर्ट नहीं कर सकते जिसमें मर्ज या बिना मर्ज के सेल का मिश्रण होता है। मर्ज किए गए सेल को स्प्लिट करना अथवा सेल को विभाजित करना। मर्ज किए गए सेल को स्प्लिट करना अथवा सेल को विभाजित करना। मर्ज किए गए सेल को विभाजित करने के लिए आपको पहले उस सेल का चयन करना होगा। वह मर्ज सेल चुनें जिसे आप अलग करना चाहते हैं। जब आप किसी मर्ज किए गए सेल का चयन करते हैं, होम टैब पर अलाइनमेंट ग्रुप में मर्ज एंड सेंटर बटन भी चयनित दिखाई देता है। मर्ज सेल को विभाजित करने के लिए मर्ज एंड सेंटर पर क्लिक करें। यह मर्ज एंड सेंटर के आगे दिए गए तीर के निशान पर क्लिक करें और अनमर्ज सेल का चयन करें। मर्ज सेल का कंटेंट सेल की रेंज के ऊपरी बाएं सेल में दिखाई देगा। मर्ज सेल ढूंढना, मर्ज सेल ढूंढना। होम टैब पर एडिटिंग ग्रुप में फाइंड एंड सेलेक्ट ढूंढकर फाइंड पर क्लिक करें। फाइंड टैब पर ऑप्शन पर क्लिक करें और फिर फॉर्मेट पर क्लिक करें। अलाइनमेंट टैब पर टेक्स्ट कंट्रोल में मर्ज सेल चेक बॉक्स का चयन करें और फिर ओके पर क्लिक करें। मर्ज किए गए सेल की अगली आवृत्ति खोजने के लिए फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक करें। एक्सेल वर्कशीट पर अगले मर्ज सेल पर आपको ले जाता है। सब मर्ज सेल को खोजने के लिए फाइंड ऑल पर क्लिक करें। एक्सेल फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स के नीचे के सेक्शन में सभी मर्ज किए गए सेल की एक सूची प्रदर्शित करता है। जब आप इस सूची में किसी मर्ज किए गए सेल का चयन करते हैं तो एक्सेल आपको वर्कशीट के उस सेल पर ले जाता है
रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट कभी कभी हमें कॉलम की चौड़ाई वही रखकर टेक्स्ट को कई लाइनों में रैप करने की आवश्यकता हो सकती है। टेक्स्ट रैप करने के लिए वर्कशीट में उस सेल का चयन करें जिसे आप फॉर्मेट करना चाहते हैं। होम टैब पर अलाइनमेंट ग्रुप में रैप टेक्स्ट बटन पर क्लिक करें। सेल में उपलब्ध डेटा कॉलम की चौड़ाई के अनुसार फिट हो जाता है। जब आप कॉलम की चौड़ाई बदलते हैं, डेटा रैप होकर अपने आप ही उसमें समायोजित हो जाता है। यदि पूरा टेक्स्ट रैप होने के बाद दिखाई नहीं देता, तो इसकी वजह आपके द्वारा रो की ऊंचाई फिक्स करना हो सकता है। यह सही करने के लिए उस सेल या सेल रेंज को सेलेक्ट करें जिसके लिए आप रो हाइट एडजस्ट करना चाहते हैं। होम टैब पर सेल ग्रुप में फॉर्मेट पर क्लिक करें। सेल साइज के अंदर स्वचालित रूप से रो की ऊंचाई को एडजस्ट करने के लिए ऑटोफिट रो हाइट पर क्लिक करें। नंबर ग्रुप कमांड। नंबर ग्रुप कमांड कुछ मामलों में एक वर्कशीट संख्या वास्तव में टेक्स्ट फॉर्मेट में होती है, जो गणना में समस्याओं का कारण बन सकता है या सॉर्टिंग में कंफ्यूजन हो सकता है। यह समस्या अक्सर तब आती है जब आप डेटा इंपोर्ट करते हैं या किसी डेटाबेस या अन्य बाहरी डेटा स्रोत से डेटा कॉपी कर एक्सेल में लाते हैं। जो नंबर टेक्स्ट फॉर्मेट में होते हैं वे सेल में दाईं ओर के बजाय बाईं ओर अलाइन रहते हैं। बाएं गठबंधन के बजाय सेल में सही जुड़ रहे हैं और अक्सर एक त्रुटि सूचक के साथ चिन्हित रहते हैं। पेस्ट स्पेशल का प्रयोग कर टेक्स्ट फॉर्मेट संख्या को कन्वर्ट करना। इस तकनीक में आप प्रत्येक चिन्हित सेल को 1 से गुणा कर टेक्स्ट फॉर्मेट को नियमित नंबर के रूप में रूपांतरण के लिए मजबूर कर सकते हैं। चूंकि आप सेल के कंटेंट को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, सेल में परिणाम एक समान दिखता है। हालांकि एक्सेल वास्तव में सेल के टेक्स्ट आधारित कंटेंट को एक संख्यात्मक समकक्ष में बदल देता है। एक खाली सेल का चयन करें और सुनिश्चित करें कि उसका नंबर फॉर्मेट जनरल है। नंबर फॉर्मेट को कैसे वेरीफाई करें? होम टैब पर नंबर ग्रुप में नंबर फॉर्मेट बॉक्स के बगल में दिए गए एरो पर क्लिक करें और फिर जनरल पर क्लिक करें। सेल में 1 टाइप करें और उसके बाद एंटर की दबाएं। सेल का चयन करें और कंट्रोल सी दबाकर वैल्यू को क्लिपबोर्ड पर कॉपी कर लें। सेल या सेल रेंज को सेलेक्ट करें जिसमें नंबर टेक्स्ट के फॉर्मेट में स्टोर किया हुआ है और जिसे आप परिवर्तित करना चाहते हैं। होम टैब पर क्लिपबोर्ड ग्रुप में पेस्ट के नीचे दिए गए एरो पर क्लिक करें और फिर पेस्ट स्पेशल पर क्लिक करें। ऑपरेशन के अंदर मल्टीप्लाई का चयन करें और फिर ओके पर क्लिक करें। जब सब नंबर सफलतापूर्वक कन्वर्ट हो जाएं, तो स्टेप 2 में जो कंटेंट आपने टाइप किया है उसे डिलीट करने के लिए उस सेल का चयन करें और तब डिलीट दबाएं। टेक्स्ट फॉर्मेट नंबर्स के लिए एक नंबर फॉर्मेट अप्लाई करना। टेक्स्ट फॉर्मेट नंबर्स के लिए एक नंबर फॉर्मेट अप्लाई करना। कभी कभी आपको टेक्स्ट के रूप में संग्रहित संख्याओं को नंबरों में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। इसके बजाय आप एक नंबर फॉर्मेट अप्लाई करके भी वांछित परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी वर्कबुक में संख्या दर्ज करें और फिर टेक्स्ट के रूप में नंबर फॉर्मेट करें, तो आपको एक त्रुटि सूचक संकेत सेल के ऊपरी बाएं कोने में दिखाई नहीं देगा। इस केस में आप नंबर फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। उन सेल का चयन करें जिसमें टेक्स्ट के रूप में नंबर संग्रहित हैं। होम टैब पर क्लिपबोर्ड ग्रुप में पेस्ट के नीचे दिए गए एरो पर क्लिक करें और फिर पेस्ट स्पेशल पर क्लिक करें। ऑपरेशन के अंदर मल्टीप्लाई का चयन करें और फिर ओके पर क्लिक करें। सभी नंबरों को सफलतापूर्वक बदलने के लिए जो सेल कंटेंट आपने टाइप किया है उस सेल का चयन करें और तब डिलीट दबाएं। एक सेल स्टाइल अप्लाई करना, क्रिएट करना और हटाना। एक स्टेप में कई फॉर्मेट अप्लाई करने के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि सेल का लगातार एक समान फॉर्मेटिंग हुआ है, आप एक सेल स्टाइल का उपयोग कर सकते हैं। एक सेल शैली फॉर्मेटिंग विशेषताओं का एक निर्धारित सेट है जिसे फॉन्ट और फॉन्ट आकार, नंबर फॉर्मेट, सेल बॉर्डर और सेल शेडिंग।
विशिष्ट सेल में किसी व्यक्ति विशेष द्वारा परिवर्तन करने से रोकने के लिए आप वह सेल स्टाइल भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो सेल को लॉक कर देती है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल में कई अंतर्निहित सेल स्टाइल्स होते हैं जो आप अप्लाई कर सकते हैं या संशोधित कर सकते हैं। आप एक सेल स्टाइल को संशोधित कर अपनी खुद की कस्टम सेल स्टाइल भी बना सकते हैं या कॉपी कर सकते हैं। एक सेल स्टाइल अप्लाई करना। जिन सेल को आप फॉर्मेट करना चाहते हैं उनका चयन करें। एक सेल स्टाइल अप्लाई करें। जिन सेल्स को आप फॉर्मेट करना चाहते हैं उनका चयन करें। सेल स्टाइल अप्लाई करना, क्रिएट करना और हटाना। एक स्टेप में कई फॉर्मेट अप्लाई करने के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि सेल का लगातार एक समान फॉर्मेटिंग हुआ है, आप एक सेल स्टाइल का उपयोग कर सकते हैं। एक सेल शैली फॉर्मेटिंग विशेषताओं का एक निर्धारित सेट है जिसे फॉन्ट और फॉन्ट आकार, नंबर फॉर्मेट, सेल बॉर्डर और सेल शेडिंग। विशिष्ट सेल में किसी व्यक्ति विशेष द्वारा परिवर्तन करने से रोकने के लिए आप वह सेल स्टाइल भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो सेल को लॉक कर देती है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल में कई अंतर्निहित सेल स्टाइल्स होते हैं जो आप अप्लाई कर सकते हैं या संशोधित कर सकते हैं। आप एक सेल स्टाइल को संशोधित कर अपनी खुद की कस्टम सेल स्टाइल भी बना सकते हैं या कॉपी कर सकते हैं। एक सेल स्टाइल अप्लाई करना। जिन सेल को आप फॉर्मेट करना चाहते हैं उनका चयन करें। एक सेल स्टाइल अप्लाई करें। जिन सेल्स को आप फॉर्मेट करना चाहते हैं उनका चयन करें। मौजूदा सेल स्टाइल को संशोधित करके एक सेल स्टाइल बनाना। एक मौजूदा सेल स्टाइल को संशोधित करके एक सेल स्टाइल बनाना। होम टैब पर स्टाइल ग्रुप में सेल स्टाइल पर क्लिक करें। एक मौजूदा सेल स्टाइल को संशोधित करने के लिए सेल स्टाइल पर राइट क्लिक करें और उसके बाद मॉडिफाई पर क्लिक करें। एक मौजूदा सेल स्टाइल को डुप्लीकेट बनाने के लिए सेल स्टाइल पर राइट क्लिक करें और फिर डुप्लीकेट क्लिक करें। स्टाइल नेम बॉक्स में नए सेल स्टाइल के लिए एक उपयुक्त नाम लिखें। सेल स्टाइल को संशोधित करने के लिए फॉर्मेट पर क्लिक करें। फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स में विभिन्न टैब्स पर जो फॉर्मेटिंग आप चाहते हैं उसका चयन करें और फिर ओके पर क्लिक करें। स्टाइल डायलॉग बॉक्स में स्टाइल इंक्लूड के अंदर किसी भी फॉर्मेटिंग को चुनें या चेक बॉक्स क्लियर करें जो आप सेल स्टाइल में शामिल करना या नहीं करना चाहते। सेल ग्रुप कमांड। सेल, रो और कॉलम को सम्मिलित करना या हटाना। अन्य सेल को समान कॉलम में नीचे या समान रो में दाईं ओर लेकर जाकर आप वर्कबुक में रिक्त सेल को सक्रिय सेल के ऊपर या बाईं ओर सम्मिलित कर सकते हैं। समान रूप में आप रो को कॉलम की बाईं ओर की रो और कॉलम के ऊपर सम्मिलित कर सकते हैं। आप सेल, रो और कॉलम को हटा भी सकते हैं। किसी वर्कबुक पर रिक्त सेल सम्मिलित करना। जहां आप नए रिक्त सेल को सम्मिलित करना चाहते हैं वहां सेल या सेल रेंज का चयन करें। उतने ही सेल की संख्या का चयन करें जितने आप सम्मिलित करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए 5 रिक्त सेल को सम्मिलित करने के लिए आपको 5 सेल का चयन करने की आवश्यकता है। होम टैब पर सेल ग्रुप में इंसर्ट के आगे बना तीर क्लिक करें और तब इंसर्ट कॉलम क्लिक करें। इंसर्ट डायलॉग बॉक्स में उस दिशा को क्लिक करें जिसमें आप पास के सेल को ले जाना चाहते हैं। किसी वर्कशीट पर रो सम्मिलित करना। रो का चयन करने के लिए इनमें से कोई एक कार्य करें। एक रो सम्मिलित करने के लिए रो या जिस रो के ऊपर आप नई रो सम्मिलित करना चाहते हैं उसके सेल का चयन करें। उदाहरण के लिए रो 5 के ऊपर नई रो सम्मिलित करने के लिए रो 5 में सेल क्लिक करें। एकाधिक रो को सम्मिलित करने के लिए उन रो का चयन करें जिनके ऊपर आप रो सम्मिलित करना चाहते हैं। उतने ही रो की संख्या का चयन करें जितनी आप सम्मिलित करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए 3 नई रो सम्मिलित करने के लिए आपको 3 रो का चयन करने की आवश्यकता है। नॉन एडजस्टमेंट रो को सम्मिलित करने के लिए नॉन एडजस्टमेंट रो का चयन करते समय बटन दबाए रखें। होम टैब पर सेल ग्रुप में
इंसर्ट के पास के तीर पर क्लिक करें और तब इंसर्ट शीट रो पर क्लिक करें। होम टैब पर सेल ग्रुप में इंसर्ट के पास के तीर पर क्लिक करें और तब इंसर्ट शीट रो पर क्लिक करें। किसी वर्कशीट पर कॉलम सम्मिलित करना। कॉलम का चयन करने के लिए इनमें से कोई एक कार्य करें। एक कॉलम सम्मिलित करने के लिए जहां आप नया कॉलम सम्मिलित करना चाहते हैं, तुरंत उसके दाईं ओर के कॉलम में कॉलम या सेल का चयन करें। उदाहरण के लिए कॉलम बी की बाईं ओर नया कॉलम सम्मिलित करने के लिए कॉलम बी में सेल पर क्लिक करें। एकाधिक कॉलम को सम्मिलित करने के लिए जहां आप कॉलम सम्मिलित करना चाहते हैं, उसकी दाईं ओर कॉलम का चयन करें। उतने कॉलम की संख्या का चयन करें जितने आप सम्मिलित करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए 3 नए कॉलम को सम्मिलित करने के लिए आपको 3 कॉलम का चयन करने की आवश्यकता है। नॉन एडजस्टमेंट कॉलम को सम्मिलित करने के लिए नॉन एडजस्टमेंट कॉलम का चयन करते समय यह बटन दबाए रखें। होम टैब पर सेल ग्रुप में इंसर्ट के पास के तीर पर क्लिक करें और तब इंसर्ट शीट कॉलम पर क्लिक करें। सेल, रो और कॉलम को हटाना। हटाने के लिए सेल, रो और कॉलम का चयन करें। होम टैब पर सेल समूह में इनमें से कोई एक कार्य करें। चयनित सेल को हटाने के लिए डिलीट के आगे तीर पर क्लिक करें और तब डिलीट सेल पर क्लिक करें। चयनित रो को हटाने के लिए डिलीट के आगे तीर पर क्लिक करें और तब डिलीट रो पर क्लिक करें। चयनित कॉलम को हटाने के लिए डिलीट के आगे तीर पर क्लिक करें और तब डिलीट कॉलम पर क्लिक करें। यदि आप सेल या सेल के रेंज को डिलीट कर रहे हैं तो डिलीट डायलॉग बॉक्स में शिफ्ट सेल लेफ्ट, शिफ्ट सेल अप, एंटायर रो या एंटायर कॉलम पर क्लिक करें। यदि आप रो या कॉलम को डिलीट कर रहे हैं तो अन्य रो या कॉलम अपने आप ऊपर होते हैं या बाईं ओर हो जाते हैं। एडिटिंग ग्रुप कमांड्स। जब आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फिल हैंडल ड्रैग कर एडजस्टमेंट सेल पर आधारित डेटा भरते हैं, ऑटोफिल विकल्प बटन केवल नीचे और अपने भरे हुए चयन के दाईं ओर प्रदर्शित होता है। जब आप ऑटोफिल विकल्प बटन पर क्लिक करते हैं, विकल्पों की एक सूची प्रदर्शित होती है जो आपको सेल को टेक्स्ट या डेटा से भरने की अनुमति देता है एवं प्रारंभिक चयन के फॉर्मेटिंग को शामिल करना या केवल फॉर्मेट कॉपी करना है वह चुनने में मदद करता है। सीरीज डायलॉग बॉक्स में ऑटोफिल विकल्प का चयन करने के बाद ऑटोफिल विकल्प बटन भी प्रदर्शित होता है। सीरीज डायलॉग बॉक्स दिखाने के लिए एक्सेल के संस्करण के अनुसार प्रोसीजर अपनाएं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 और 2010 में होम टैब पर क्लिक करें और उसके बाद एडिटिंग ग्रुप में फिल पर क्लिक करें। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2003 और एक्सेल के पूर्व संस्करणों में एडिट मेन्यू पर फिल को पॉइंट करें और तब सीरीज पर क्लिक करें। उपलब्ध विकल्प सेल के कंटेंट के प्रकार, टेक्स्ट या संख्याओं और डेटा के फॉर्मेट पर निर्भर करते हैं। आप सीरीज कमांड का उपयोग कर ऑटोफिल विकल्प और अन्य विकल्प ढूंढ सकते हैं। सॉर्टिंग और फिल्टरिंग। मूल रूप से सॉर्टिंग एक विशेष क्रम में अपने वर्कशीट के डेटा का आयोजन करना है। उदाहरण के लिए एक स्कूल के छात्रों की सूची अंग्रेजी की वर्णमाला के अनुसार या कक्षावार या रोल नंबर वार या जन्म तिथि के ऑर्डर में या किसी अन्य ऑर्डर में सॉर्ट की जा सकती है। वर्णमाला के क्रम में सॉर्टिंग। एक सेल में कॉलम का चयन करें जिसे आप सॉर्ट करना चाहते हैं। इस उदाहरण में हमने एक कॉलम में एक सेल का चयन किया है। होम टैब पर एडिटिंग ग्रुप में सॉर्ट और फिल्टर कमांड पर क्लिक करें। ए से जेड का चयन करें। अब श्रेणी यानी कैटेगरी कॉलम में जानकारी वर्णमाला के क्रम में आयोजित हो जाएगी। छोटे से बड़े क्रम में सॉर्ट करने के लिए एक कॉलम में सेल का चयन करें जिसे आप सॉर्ट करना चाहते हैं। एक कॉलम जिसमें संख्या प्रविष्ट हो। होम टैब पर एडिटिंग ग्रुप में सॉर्ट और फिल्टर कमांड पर क्लिक करें। छोटे से बड़े यानी स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट का चयन करें। अब जानकारी छोटी से बड़ी राशि के क्रम में आयोजित हो जाएगी। नोट: बड़े से छोटा करने के लिए रिवर्स संख्यात्मक क्रम भी कर सकते हैं। विशिष्ट मापदंड पर सॉर्ट करना। जिस सेल रेंज को आप सॉर्ट करना चाहते हैं उसमें कहीं भी एक सेल का चयन करें।
डेटा टैब पर सॉर्ट और फिल्टर समूह में सॉर्ट पर क्लिक करें। एक्सेल में डेटा टैब पर सॉर्ट और फिल्टर ग्रुप में सॉर्ट कमांड पर जाएं। सॉर्ट डायलॉग बॉक्स प्रकट होगा। इसके द्वारा सॉर्ट बाय लिस्ट में उस पहले कॉलम का चयन करें जिस पर आप सॉर्ट करना चाहते हैं। इस पर सॉर्ट बाय लिस्ट में या तो वैल्यू, सेल कलर, फॉन्ट कलर या सेल आइकन का चयन करें। ऑर्डर लिस्ट में सॉर्ट करने के लिए आप जो क्रम लागू करना चाहते हैं उसका चयन करें। वर्णमाला के क्रम में अल्फाबेटिकली या संख्याओं के आरोही यानी असेंडिंग और अवरोही यानी डिसेंडिंग क्रम में, जो कि टेक्स्ट के लिए ए से जेड या जेड से ए और संख्याओं के लिए निम्न से उच्च या उच्च से निम्न होता है। फिल्टरिंग। इसी तरह फिल्टर सुविधा को परिणाम के सटीक और आवश्यकता अनुसार ही सीमित डेटा प्रदर्शित करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, अगर आप केवल उन रो अथवा पंक्तियों को जिसमें छात्र एक विषय में 70 से अधिक अंक हासिल किया है का डेटा प्रदर्शित या शामिल करना चाहते हैं, तो डेटा के मार्क्स कॉलम का उपयोग कर फिल्टर किए जा सकते हैं। फिल्टर करने के लिए वह डेटा सेलेक्ट करें जिसे आप फिल्टर करना चाहते हैं। डेटा टैब पर सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप में फिल्टर पर क्लिक करें। डेटा टैब पर सॉर्ट और फिल्टर ग्रुप में कॉलम हेडर में फिल्टर ड्रॉप डाउन तीर पर क्लिक करें, जिससे एक सूची प्रदर्शित होगी जिसमें आप फिल्टर विकल्प तय कर सकते हैं। वैल्यू से चयन करने के लिए सूची में सेलेक्ट ऑल चेक बॉक्स क्लियर करें। यह सभी चेक बॉक्स से टिक मार्क हटा देगा। फिर केवल उन्हीं वैल्यूज को चुनें जो आप देखना चाहते हैं और परिणाम देखने के लिए ओके पर क्लिक करें। बुनियादी फॉर्मूलाज और फंक्शंस। फॉर्मूलाज यानी सूत्र वो समीकरण है जो आपकी वर्कशीट के मूल्यों पर गणना का प्रदर्शन करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बुनियादी फॉर्मूले हैं: जोड़ना, घटाना, गुणा करना और विभाजन करना। एक साधारण गणना करने के लिए आपको एक सूत्र के आगे बराबर प्रतीक के बाद गणना लिखनी होगी। उदाहरण के लिए इज इक्वल्स टू 5 + 79 सेल में परिणाम 84 आएगा। इसी तरह कई ऑपरेशंस को भी एक सूत्र में किया जा सकता है। बराबर 5 + 89 × 56/8। एक सेल में कई ऑपरेशंस के लिए एक्सेल के ऑपरेशन एक विशिष्ट क्रम पर आधारित फॉर्मूले से होते हैं। इसमें सबसे पहले ब्रैकेट की गणना होती है और उसके बाद एक्सपोनेंशियल गणना और उसके बाद गुणा और भाग, जो भी सूत्र में पहले आता है, और अंत में जोड़ और बाकी, इनमें से जो भी पहले आता है। फंक्शन। जैसे जैसे गणना की संख्या में वृद्धि होती है, गणना के लिए फॉर्मूलेस का प्रयोग एक बहुत ही कठिन काम हो सकता है। इसी को हल करने के लिए एक्सेल में पूर्व निर्धारित फंक्शन की एक पूरी लाइब्रेरी उपलब्ध होती है, जो एक बहुत तेज और कुशल तरीके से गणना कर सकते हैं। एक फंक्शन एक पूर्व निर्धारित सूत्र होता है जो एक विशेष क्रम में विशिष्ट मूल्यों का उपयोग कर गणना करता है। एक्सेल 2010 की गणना में अक्सर इस्तेमाल होने वाले कुछ बुनियादी फंक्शन हैं। सम। यह फंक्शन आर्गुमेंट में सभी सेल्स के मूल्यों को जोड़ने का काम करता है। एवरेज। यह फंक्शन आर्गुमेंट में सभी सेल्स के मूल्यों का औसत निकालने का काम करता है। काउंट। एक दिए गए सेल रेंज में आइटम की संख्या गिनता है। काउंटिफ। यह दिए गए सेल रेंज में वस्तुओं की संख्या गिनता है अगर वह एक मानदंड के उल्लेख को पूरा करते हैं। जैसे जैसे गणना की संख्या में वृद्धि होती है, गणना के लिए फॉर्मूलेस का प्रयोग एक बहुत ही कठिन काम हो सकता है। इसी को हल करने के लिए एक्सेल में पूर्व निर्धारित फंक्शन की एक पूरी लाइब्रेरी उपलब्ध होती है, जो एक बहुत तेज और कुशल तरीके से गणना कर सकते हैं। एक फंक्शन एक पूर्व निर्धारित सूत्र होता है जो एक विशेष क्रम में विशिष्ट मूल्यों का उपयोग कर गणना करता है। एक्सेल 2010 की गणना में अक्सर इस्तेमाल होने वाले कुछ बुनियादी फंक्शन हैं। सम। यह फंक्शन आर्गुमेंट में सभी सेल्स के मूल्यों को जोड़ने का काम करता है। एवरेज। यह फंक्शन आर्गुमेंट में सभी सेल्स के मूल्यों का औसत निकालने का काम करता है। काउंट। एक दिए गए सेल रेंज में आइटम की संख्या गिनता है। काउंटिफ।
ये दिए गए सेल रेंज में वस्तुओं की संख्या गिनता है अगर वह एक मानदंड के उल्लेख को पूरा करते हैं। मैक्सिमम ये आर्गुमेंट में उपस्थित सभी सेल्स के मूल्यों में से अधिकतम को मान देता है। मिनिमम ये आर्गुमेंट में उपस्थित सभी सेल्स के मूल्यों में से न्यूनतम को मान देता है। कॉन्केटनेट दो या दो से अधिक टेक्स्ट की स्ट्रिंग्स को जोड़ता है। लेफ्ट एक स्ट्रिंग के बाईं ओर से शुरू करते हुए कितने अक्षर यानी कैरेक्टर्स हैं इसकी संख्या बताता है। राइट एक स्ट्रिंग के दाईं ओर से शुरू करते हुए कितने अक्षर यानी कैरेक्टर्स हैं उनकी संख्या बताता है। लेन टेक्स्ट स्ट्रिंग की लंबाई को बताता है। ट्रिम एक टेक्स्ट की शुरुआत और अंत में उपस्थित रिक्त स्थान को निकालता है। लोअर किसी टेक्स्ट स्ट्रिंग के सभी कैरेक्टर्स को लोअर केस में बदलता है। अपर किसी टेक्स्ट स्ट्रिंग के सभी कैरेक्टर्स को अपर केस में बदलता है। व्लूकअप टेबल के पहले कॉलम में उपलब्ध मूल्य को दूसरी कॉलम में ढूंढकर उसके सामने की वैल्यू को ढूंढता है। यह विभिन्न वर्कशीट्स और वर्कबुक में भी हो सकता है। राउंड दी गई संख्या तक एक नंबर को पूर्णांक बनाता है। राउंड डाउन दी गई संख्या तक शून्य की ओर नंबर को पूर्णांक बनाता है। राउंड अप दी गई संख्या तक शून्य से दो नंबरों को पूर्णांक बनाता है। एक्सेल 2010 लाइब्रेरी में फॉर्मूला टैब के तहत कई फंक्शंस उपलब्ध हैं जो आप अपनी आवश्यकताओं के अनुसार एक्सप्लोर कर सकते हैं। जब आपको पूर्ण तरीके से विश्वास ना हो कि कौन से फंक्शंस का इस्तेमाल किया जाना है या फंक्शन की वाक्य रचना अथवा सिंटेक्स क्या है, आप फॉर्मूला टैब के तहत फंक्शन लाइब्रेरी कमांड ग्रुप में उपलब्ध इंसर्ट फंक्शन कमांड का उपयोग कर सकते हैं। यहां आप फंक्शन का एक संक्षिप्त विवरण टाइप कर सकते हैं और यह आपके विवरण को पढ़ने के बाद आपको उचित फंक्शन उपयोग करने का सुझाव देगा। चलिए अब कुछ गणना करते हैं और अब एवरेज फंक्शन का उपयोग करना सीखते हैं। यह फंक्शन आर्गुमेंट के औसत यानी समांतर माध्य की वैल्यू देता है। उदाहरण के लिए यदि रेंज A1 से A20 में संख्या में शामिल है, सूत्र एवरेज A1 is to A20 उन सभी संख्याओं को औसत देता है इज इक्वल्स टू एवरेज A2 is to A6 A2 से A6 में जो नंबर्स हैं उनका औसत देता है इज इक्वल्स टू एवरेज A2 is to A6 5 A2 से A6 के सेल में संख्याओं और संख्या 5 का औसत देता है इज इक्वल्स टू एवरेज A2 is to C2 A2 से C2 के नंबरों का औसत देता है। किसी फंक्शन से संबंधित अन्य फंक्शंस भी मिलते जुलते कार्यों के लिए हो सकते हैं। जैसे औसत के लिए हम इस तरह के एवरेज A, एवरेज इफ आदि अन्य कार्य कर सकते हैं। रो और कॉलम को फ्रीज करना। विशिष्ट रो और कॉलम को एक वर्कशीट में फ्रीज किया जा सकता है। वर्कशीट का सिर्फ फ्रीज किया हुआ हिस्सा हर समय दृश्यमान रहता है और बाकी के सेल में इस सुविधा का उपयोग करके स्क्रॉल किया जा सकता है। जब आप पेन को फ्रीज करते हैं तो वर्कशीट में स्क्रॉल करते समय माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल विशिष्ट रो और कॉलम को दृश्यमान रखता है। उदाहरण के लिए यदि आपको वर्कशीट की पहली पंक्ति में लेबल हो तो अपनी स्प्रेडशीट में नीचे स्क्रॉल करते समय कॉलम के लेबल दृश्यमान रहें, यह सुनिश्चित करने के लिए आप उस पंक्ति को फ्रीज कर सकते हैं। पंक्ति 1 के नीचे एक ठोस रेखा इंगित करती है कि आपके द्वारा स्क्रॉल करते समय कॉलम लेबल्स को स्थान पर रखने के लिए पंक्ति को फ्रीज किया गया है। इससे पहले कि आप एक वर्कशीट में पेन फ्रीज करने के लिए चुनते हैं, इसका ध्यान रखें कि आप केवल वर्कशीट के बाईं और शीर्ष पर रो और कॉलम को फ्रीज कर सकते हैं। आप वर्कशीट के बीच में रो और कॉलम को फ्रीज नहीं कर सकते। जब आप सेल एडिटिंग मोड में हैं या जब एक वर्कशीट सुरक्षित है, आप फ्रीज कर पाने के कमांड को उपलब्ध नहीं देख सकते। सेल एडिटिंग मोड रद्द करने के लिए एंटर या एस्केप प्रेस करें। पेन स्प्लिट करना। जब आप पेन को स्प्लिट करते हैं तो एक्सेल वर्कशीट के 2 या 4 अलग अलग क्षेत्र बनाता है, जिनके भीतर आप नॉन स्क्रॉल क्षेत्र में पंक्तियों या कॉलम के दृश्यमान रहते हुए स्क्रॉल कर सकते हैं। इस वर्कशीट को 4 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। ध्यान दें कि हर क्षेत्र में समान डेटा का एक अलग दृश्य है।
वर्कशीट के क्षेत्रों को अपने वर्कशीट के एकाधिक दृश्यों के रूप में मानें। यदि आप वर्कशीट के एक क्षेत्र में परिवर्तन करते हैं तो वे परिवर्तन स्वचालित रूप से अन्य वर्कशीट के क्षेत्रों में दिखाए जाएंगे। पैन को विभाजित करना उस समय उपयोगी होता है जब आप एक ही समय में किसी बड़ी स्प्रेडशीट के भिन्न भागों को देखना चाहते हैं। पैन फ्रीज करने के लिए आप अपने वर्कशीट में सिर्फ शीर्ष वाली पंक्ति को अपने वर्कशीट के सिर्फ बाएं कॉलम को या एक ही समय में एकाधिक पंक्तियों और कॉलम को फ्रीज करना चुन सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप पंक्ति 1 को फ्रीज करते हैं और फिर कॉलम A को फ्रीज करने का निर्णय लेते हैं तो अब आपकी पंक्ति 1 फ्रीज नहीं रहेगी। यदि आप पंक्तियां और कॉलम दोनों को फ्रीज करना चाहते हैं तो आपको उन्हें एक ही समय पर फ्रीज करना होगा। वर्कशीट पर इनमें से कोई एक कार्य करें। पंक्तियों को लॉक करने के लिए अपने द्वारा स्क्रॉल करते समय पंक्ति या पंक्तियों के नीचे उस पंक्ति का चयन करें जिसे आप दृश्यमान रखना चाहते हैं। कॉलम लॉक करने के लिए अपने द्वारा स्क्रॉल करते समय कॉलम या कॉलम के दाईं ओर उस कॉलम का चयन करें जिसे आप दृश्यमान रखना चाहते हैं। पंक्तियां और कॉलम दोनों को लॉक करने के लिए उन पंक्तियों और कॉलम के नीचे और दाईं ओर के सेल पर क्लिक करें जिन्हें आप दृश्यमान रखना चाहते हैं। पैन अनफ्रीज करने के लिए पैन अनफ्रीज करने के लिए व्यू टैब में विंडो ग्रुप में फ्रीज पैन के एरो पर क्लिक करें और अनफ्रीज पैन कमांड पर क्लिक करें। अलग वर्कशीट क्षेत्रों में पंक्तियों या कॉलमों को लॉक करने के लिए पैन स्प्लिट करना। आप एक समय में पैन स्प्लिट और फ्रीज दोनों नहीं कर सकते। जब आप स्प्लिट पैन के अंतर्गत पेन को फ्रीज करते हैं तो चयन के ऊपर सभी पंक्तियां और बाईं ओर के कॉलम फ्रीज हो जाएंगे और स्प्लिट बार हट जाएगी। पेन विभाजित करने के लिए वर्टिकल स्क्रॉल बार के शीर्ष या हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार के दाएं छोर पर स्प्लिट बॉक्स को इंगित करें। जब पॉइंटर किसी स्प्लिट पॉइंटर यानी 2 सिरों वाले तीर में परिवर्तित होता है, स्प्लिट बॉक्स को नीचे या अपनी इच्छित स्थिति के बाईं ओर खींचें। स्प्लिट हटाने के लिए पेन को विभाजित करने वाली स्प्लिट बार के किसी भी भाग पर डबल क्लिक करें। पेन को स्प्लिट या विभाजन रद्द करना। 2 स्क्रॉल करने योग्य क्षेत्रों में विभाजित की गई विंडो को पुनर्स्थापित करने के लिए पेन को विभाजित करने वाली स्प्लिट बार के किसी भी भाग पर डबल क्लिक करें। एक बार में ही सभी विभाजित पेन को निकालने के लिए विंडो ग्रुप में स्प्लिट कर क्लिक करें। वर्कशीट या वर्कबुक प्रिंट करना। आप प्रिंटआउट के दिखावट में सुधार के लिए बहुत से कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। इनमें से कुछ हम इस मॉड्यूल में सीखेंगे और अंत में हम यह सीखेंगे कि कस्टमाइजेशन के बाद वर्कशीट को प्रिंट कैसे करना है। प्रिंटिंग के लिए एक वर्कशीट स्केलिंग करना। आप एक वर्कशीट को प्रिंटिंग के लिए स्केल करने के लिए उसे सिकुड़ सकते हैं या इसके आकार के विस्तार को बढ़ा भी सकते हैं। आप वर्कशीट को स्केल कर प्रिंटेड पेज की चौड़ाई के अनुसार प्रिंटआउट निकाल सकते हैं और पेज की संख्या निर्दिष्ट करके भी एक वर्कशीट को प्रिंट कर सकते हैं। एक वर्कशीट को छोटा या विस्तारित करना। जिस वर्कशीट को प्रिंट करना चाहते हैं उस पर कहीं भी क्लिक करें। पेज लेआउट टैब पर पेज सेटअप ग्रुप में पेज सेटअप के आगे दिए डायलॉग बॉक्स लॉन्चर बटन के इमेज पर क्लिक करें। पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स प्रकट होगा। पेज टैब पर स्केलिंग के तहत एडजस्ट टू पर क्लिक करें और फिर एडजस्ट टू बॉक्स में सामान्य आकार का प्रतिशत दर्ज करें जितना आप उपयोग करना चाहते हैं। एक वर्कशीट को प्रिंटेड पेज के कागज चौड़ाई के लिए फिट करना। जिस वर्कशीट को आप प्रिंट करना चाहते हैं उसमें कहीं भी क्लिक करें। पेज लेआउट टैब पर पेज सेटअप ग्रुप में पेज सेटअप के आगे दिए डायलॉग बॉक्स लॉन्चर बटन की इमेज पर क्लिक करें। पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स प्रकट होता है। पेज टैब पर स्केलिंग के तहत फिट टू पर क्लिक करें। पहले फिट टू बॉक्स में 1 दर्ज करें जिससे वर्कशीट एक पेज की चौड़ाई के लिए फिट हो जाए। दूसरी फिट टू बॉक्स में वैल्यू डिलीट कर दें ताकि पेज की लंबाई स्पेसिफाई ना हो। पृष्ठों की एक विशिष्ट संख्या पर
एक वर्कशीट प्रिंट करने के लिए जिस वर्कशीट को आप प्रिंट करना चाहते हैं उसमें कहीं भी क्लिक करें। पेज लेआउट टैब पर पेज सेटअप ग्रुप में पेज सेटअप के आगे दिए डायलॉग बॉक्स लॉन्चर बटन की इमेज पर क्लिक करें। पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स प्रकट होता है। पेज टैब पर स्केलिंग के तहत फिट टू पर क्लिक करें। पृष्ठों की एक विशिष्ट संख्या पर एक वर्कशीट प्रिंट करने के लिए दोनों फिट टू बॉक्स में पेज की संख्या दर्ज करें जिस पर आप प्रिंट करना चाहते हैं। प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर कॉलम हेडर को प्रिंट करना। यदि कोई वर्कशीट एक से अधिक पृष्ठ तक विस्तृत है तो आप प्रत्येक पृष्ठ पर पंक्ति और कॉलम हेडर या लेबल्स, जिसे प्रिंट टाइटल भी कहा जाता है, प्रिंट कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब आपके पास बड़े जटिल वर्कशीट हैं तो आप सभी पृष्ठों पर कॉलम हेडर की प्रथम पंक्ति को दोहरा सकते हैं। उस वर्कशीट का चयन करें जिसे आप प्रिंट करना चाहते हैं। पेज लेआउट टैब पर पेज सेटअप ग्रुप में प्रिंट टाइटल पर क्लिक करें। शीट टैब पर प्रिंट टाइटल के अंतर्गत रोज टू रिपीट एट टॉप बॉक्स में उन पंक्तियों का संदर्भ लिखें जिनमें कॉलम लेबल्स शामिल हैं। कॉलम्स टू रिपीट एट लेफ्ट बॉक्स में उन कॉलम का संदर्भ लिखें जिनमें पंक्ति लेबल्स शामिल हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप प्रत्येक प्रिंटेड पेज के शीर्ष पर कॉलम लेबल्स प्रिंट करना चाहते हैं तो आप रोज टू रिपीट एट टॉप बॉक्स में $1:$1 लिख सकते हैं। वर्कशीट या वर्कबुक प्रिंट करना। आप प्रिंटआउट के दिखावट में सुधार के लिए बहुत से कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। इनमें से कुछ हम इस मॉड्यूल में सीखेंगे और अंत में हम यह सीखेंगे कि कस्टमाइजेशन के बाद वर्कशीट को प्रिंट कैसे करना है। प्रिंटिंग के लिए एक वर्कशीट स्केलिंग करना। आप एक वर्कशीट को प्रिंटिंग के लिए स्केल करने के लिए उसे सिकुड़ सकते हैं या इसके आकार के विस्तार को बढ़ा भी सकते हैं। आप वर्कशीट को स्केल कर प्रिंटेड पेज की चौड़ाई के अनुसार प्रिंटआउट निकाल सकते हैं और पेज की संख्या निर्दिष्ट करके भी एक वर्कशीट को प्रिंट कर सकते हैं। एक वर्कशीट को छोटा या विस्तारित करना। जिस वर्कशीट को प्रिंट करना चाहते हैं उस पर कहीं भी क्लिक करें। पेज लेआउट टैब पर पेज सेटअप ग्रुप में पेज सेटअप के आगे दिए डायलॉग बॉक्स लॉन्चर बटन के इमेज पर क्लिक करें। पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स प्रकट होगा। पेज टैब पर स्केलिंग के तहत एडजस्ट टू पर क्लिक करें और फिर एडजस्ट टू बॉक्स में सामान्य आकार का प्रतिशत दर्ज करें जितना आप उपयोग करना चाहते हैं। एक वर्कशीट को प्रिंटेड पेज के कागज चौड़ाई के लिए फिट करना। जिस वर्कशीट को आप प्रिंट करना चाहते हैं उसमें कहीं भी क्लिक करें। पेज लेआउट टैब पर पेज सेटअप ग्रुप में पेज सेटअप के आगे दिए डायलॉग बॉक्स लॉन्चर बटन की इमेज पर क्लिक करें। पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स प्रकट होता है। पेज टैब पर स्केलिंग के तहत फिट टू पर क्लिक करें। पहले फिट टू बॉक्स में 1 दर्ज करें जिससे वर्कशीट एक पेज की चौड़ाई के लिए फिट हो जाए। दूसरी फिट टू बॉक्स में वैल्यू डिलीट कर दें ताकि पेज की लंबाई स्पेसिफाई ना हो। पृष्ठों की एक विशिष्ट संख्या पर एक वर्कशीट प्रिंट करने के लिए जिस वर्कशीट को आप प्रिंट करना चाहते हैं उसमें कहीं भी क्लिक करें। पेज लेआउट टैब पर पेज सेटअप ग्रुप में पेज सेटअप के आगे दिए डायलॉग बॉक्स लॉन्चर बटन की इमेज पर क्लिक करें। पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स प्रकट होता है। पेज टैब पर स्केलिंग के तहत फिट टू पर क्लिक करें। पृष्ठों की एक विशिष्ट संख्या पर एक वर्कशीट प्रिंट करने के लिए दोनों फिट टू बॉक्स में पेज की संख्या दर्ज करें जिस पर आप प्रिंट करना चाहते हैं। प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर कॉलम हेडर को प्रिंट करना। यदि कोई वर्कशीट एक से अधिक पृष्ठ तक विस्तृत है तो आप प्रत्येक पृष्ठ पर पंक्ति और कॉलम हेडर या लेबल्स, जिसे प्रिंट टाइटल भी कहा जाता है, प्रिंट कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब आपके पास बड़े जटिल वर्कशीट हैं तो आप सभी पृष्ठों पर कॉलम हेडर की प्रथम पंक्ति को दोहरा सकते हैं।
उस वर्कशीट का चयन करें जिसे आप प्रिंट करना चाहते हैं। पेज लेआउट टैब पर पेज सेटअप ग्रुप में प्रिंट टाइटल पर क्लिक करें। शीट टैब पर प्रिंट टाइटल के अंतर्गत रोज टू रिपीट एट टॉप बॉक्स में उन पंक्तियों का संदर्भ लिखें जिनमें कॉलम लेबल्स शामिल हैं। कॉलम्स टू रिपीट एट लेफ्ट बॉक्स में उन कॉलम का संदर्भ लिखें जिनमें पंक्ति लेबल्स शामिल हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप प्रत्येक प्रिंटेड पेज के शीर्ष पर कॉलम लेबल्स प्रिंट करना चाहते हैं तो आप रोज टू रिपीट एट टॉप बॉक्स में $1 लिख सकते हैं। वर्कशीट प्रिंट करना। प्रीव्यू करने के लिए इच्छित वर्कशीट का चयन करें। फाइल का चयन करें वे प्रिंट करें। आप कंट्रोल P भी दबा सकते हैं। प्रीव्यू विंडो ब्लैक एंड व्हाइट में प्रदर्शित होगी जब तक कि आप किसी रंगीन प्रिंटर या प्रिंट करने के लिए कॉन्फ़िगर नहीं किए गए हैं, भले ही आपकी वर्कशीट में कलर हो। अगले और पिछले पेजेस को प्रीव्यू करने के लिए प्रिंट प्रीव्यू विंडो के निचले भाग पर नेक्स्ट पेज और प्रीवियस पेज चुनें। B9104B प्रिंट ऑप्शन को सेट करने के लिए यह करें। प्रिंटर को चेंज करने के लिए प्रिंटर के ड्रॉप डाउन बॉक्स का उपयोग करें और अपने इच्छित प्रिंटर का चयन करें। पेज सेटअप में बदलाव करने के लिए, जिसमें पेज ओरिएंटेशन, पेज साइज और मार्जिन बदल सकते हैं, आप सेटिंग के अंतर्गत अपना वांछित विकल्प चुनें। पूरी वर्कशीट को एक पेज पर प्रिंट करने के लिए सेटिंग के अंतर्गत स्केल ऑप्शन ड्रॉप डाउन बॉक्स में अपने वांछित विकल्प पर क्लिक करें। वर्कबुक प्रिंट करने के लिए यह करें। किसी वर्कशीट के एक भाग को प्रिंट करने के लिए वर्कशीट का चयन करें और फिर प्रिंट करने के लिए इच्छित डेटा की श्रेणी का चयन करें। संपूर्ण वर्कशीट प्रिंट करने के लिए वर्कशीट का चयन कर उसे एक्टिवेट करें और प्रिंट पर क्लिक करें।